नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का ऐलान। 9 से 13 मार्च तक होगा बजट सत्र। गैरसैंण के भराड़ीसैंण जाएगी सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर जीएमवीएन ने शुरू की तैयारी। तीर्थ यात्रियों की सहूलियत पर फोकस। जल्द आएगा चारधाम यात्रा का पैकेज। अल्मोड़ा पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। खंगाले दस्तावेज जांचा काम। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजधानी देहरादून में हत्या की खबर से फैली सनसनी। फिल्मी स्टाइल में दोस्तों ने साथी को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बजट सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 से 13 मार्च तक होगा बजट सत्र। बता दें कि 5 दिन चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा बजट सत्र। सरकार पहाड़ चढ़ेगी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। और आपको बता दें कि 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा और 5 दिन गैरसैंण के भराड़ीसैंण से सरकार चलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हकीकत आप जानते हुए भी ऑल इज वेल कैसे कह सकते हैं? सरकारी स्कूलों में जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं, और जहां शिक्षक है वहां छात्र नहीं। कहीं तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो कहीं प्रधानाचार्य ही नहीं है, तो कहीं अधिकारी ही नहीं है। मंत्री जी, ऐसे कैसे पढ़ेगा उत्तराखंड, कैसे बढ़ेगा उत्तराखंड? देख रिपोर्ट। मंत्री जी, कब सुधरेंगे सरकारी स्कूलों के हालात? आखिर कब बनेगी बात? कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं छात्र नहीं, कहीं प्रधानाचार्य का पद खाली तो कहीं एक पर ही 3 पदों की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, आप कहते हैं कि शिक्षा ही वो नींव है जिस पर सशक्त उत्तराखंड की इमारत खड़ी होगी। आपकी बात 100% सही है, लेकिन मंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। आप जो कह रहे हैं ना मंत्री जी, उससे हकीकत कोसों दूर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं छात्र नहीं, कहीं प्रधानाचार्य नहीं तो कहीं अधिकारी नहीं। गांव हो या फिर शहर, पहाड़ हो या फिर मैदान, हर बच्चे को शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होती है। लेकिन जिस ढंग से सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ ना तो शिक्षा मंत्री को कोई फर्क पड़ता है और ना ही शिक्षा विभाग को। आंकड़ों पर गौर करें तो सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1250 पद खाली हैं। यही हाल सरकारी हाई स्कूलों का है, जिनमें 910 में से 850 पदों पर प्रधानाध्यापक ही नहीं है। विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी बनी है। एक अधिकारी पर 3 जिम्मेदारियां हैं। गढ़वाल अपर निदेशक कंचन देवराड़ी अपर निदेशक माध्यमिक के साथ ही अपर निदेशक बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। कुमाऊं मंडल में गजेंद्र सिंह सोनपर माध्यमिक अपर निदेशक के साथ ही अपर निदेशक बेसिक शिक्षा का भी प्रभार है। अपर निदेशक प्रमेंद्र सकलानी अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अपर निदेशक SCRT और अपर निदेशक शिक्षा महानिदेशालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में CO के पद खाली हैं। यहाँ जूनियर अधिकारी को CO का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रदेश के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें गणित, संस्कृत, जीवन विज्ञान सहित कई विषयों के टीचर्स हैं, लेकिन इसमें एक भी छात्र नहीं है। इन सब्जेक्ट के टीचर्स को दूसरे स्कूलों में एडजस्ट किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की बात करें तो मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसी साल 2 निदेशक सहित 14 अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में 3573 सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 1671 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। विभाग ने इसके पीछे का कारण छात्रों की कमी को बताया है। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाके, जहां छात्र है वहां शिक्षकों की भारी कमी है। मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।
और शिक्षा मंत्री जी बात करते हैं सिंगापुर के शिक्षा मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की। मंत्री जी, आप छात्रों को सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा ही मुहैया करवा दीजिए, यही काफी होगा। सोशल मीडिया पर बड़ी बात करने से शिक्षा विभाग की लाचारी दूर नहीं हो सकती। अधिकारियों पर से बोझ को कम करना होगा, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को तैनात करना होगा, तभी सिस्टम में कुछ सुधार हो पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लोक भवन कूच में भीड़ जुटाकर जहां एक और बीजेपी को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बहाने अपने लिए भी संजीवनी तलाश ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ भीड़ जुटा लेने भर से ही कांग्रेस का काम हो जाएगा और सत्ता में वापसी का सपना पूरा हो पाएगा, या फिर कांग्रेस के पास कई और चुनौतियों पर काम करना बचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का लोक भवन कूच, भीड़ ने मचाई सूबे में सियासी हलचल। बीजेपी के माथे पर पड़ गई शिकन, लेकिन क्या सिर्फ भीड़ से निकलेगा सत्ता का रास्ता? 16 फरवरी को हुए उत्तराखंड कांग्रेस के लोक भवन कूच में जिस तरह से कांग्रेस ने भीड़ जुटाई, उसने राज्य में सियासी हलचल मचा दी। कांग्रेस के अलग अलग गुटों ने एक होकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे डाली। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी इस बात का इशारा भी कर रही थी कि इस बार इस कूच को सफल बनाने के लिए निर्देश सीधे दिल्ली आलाकमान से आ रहे थे। लिहाजा कुमारी शैलजा चाहकर भी इस कूच से दूरी बना नहीं सकती थी। लेकिन भीड़ और गुटबाजी के खत्म होने के कयासों के बीच कांग्रेस के लिए सत्ता की राह में अब भी कई चुनौतियां बाकी है। कांग्रेस को अब भी अपने संगठन को राज्य में मजबूत करना है। कांग्रेस के कोर वोट बैंक को न सिर्फ फिर से पाना है, बल्कि उसे बनाकर रखना भी चुनौती है। कांग्रेस को नए वोट बैंक पर भी काम करना होगा और 2022 में बीजेपी से लगभग 6% कम वोट पाना भी कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह रहा है। यही नहीं, कांग्रेस को अपने जोश को चुनावों तक बनाकर रखना होगा। इसके साथ ही जनता को अपने साथ जोड़ना होगा। न सिर्फ जोड़ना होगा, बल्कि जुड़े हुए लोगों के वोट को भी हासिल करना होगा। कांग्रेस के नेताओं ने 16 फरवरी के लोक भवन कूच में भले ही भीड़ के लिहाज से अच्छा काम कर अपने आला नेताओं के गुडबुक में अपने नंबर बढ़ा लिए हों, लेकिन सच ये भी है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को कई काम करने बाकी है। मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर खुद की दावेदारी करना कांग्रेस के लिए भीड़ जुटाने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर जिस तरह से भीड़ जुटाने का काम किया, इसने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। कल तक सुस्त बैठी कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी में इतनी खामोशी क्यों है? सबसे बड़ी पार्टी इतनी चुप क्यों है? क्या इस चुप्पी के पीछे की वजह उर्मिला सनावर तो नहीं? देखिए रिपोर्ट। 2027 से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, क्या वोट में तब्दील होगी भीड़? कांग्रेस ने ली अंगड़ाई, लेकिन बीजेपी में चुप्पी क्यों छाई? देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस ने जो भीड़ इकट्ठा की, इसने एक तरह से प्रदेश की जनता का रुझान बता दिया है। अब तक कांग्रेस के जिन नेताओं में 36 का आंकड़ा हुआ करता था, वो एक मंच से पार्टी में एकजुटता का संदेश देते नजर आए। इन तस्वीरों ने मानो बीजेपी की हार्ट बीट बढ़ा दी हो, क्योंकि अब तक सुस्त पड़ी कांग्रेस में एकाएक इतनी ताकत ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश में आई भीड़ को लेकर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। हालांकि कांग्रेस ने भी बिना देरी किए बीजेपी पर तंज कस डाला। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बाहर से भीड़ जुटाने का काम बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं। अब भाजपा क्या कर रही है, मेरे तो समझ नहीं आया। भाजपा का अध्यक्ष क्या कहता है कि जी साहब बाहर से लाए थे। अरे आइडेंटिफाई कर लो ना, बाहर से लाने की आदत तो तुम्हारी है।
तुम्हारे मोदी और शाह आते हैं तो तुमको बिजनौर से भी लोगों को लाते हो, सहारनपुर से भी लाते हो, मुरादाबाद तक से तुम लोगों को लाते हो। हम नहीं लाते। हमारा अगर नेता राहुल गांधी भी आते हैं तब भी हम यहीं के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वही उस जनसभा में रहते हैं। हमारी आदत नहीं है, क्योंकि देखो जिसकी जो आदत होती है उसी तरीके से बात करता है। जिस तरह से कांग्रेस ने परेड ग्राउंड से हुंकार भरी, उसने ये संदेश दे दिया कि विपक्ष जब एकजुट होता है तो नजारा कैसा होता है। लेकिन कांग्रेस जहां इतनी एक्टिव दिख रही है, वहीं बीजेपी खेमे में खामोशी नजर आ रही है। बीजेपी के चुप्पी को लेकर माना जा रहा है कि हाल के दिनों में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर जो खुलासा किया उर्मिला सनावर ने, कहीं इस बात के डर से बीजेपी शांत तो नहीं। एक महिला द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित ऑडियो और वीडियो जो है प्रचारित और प्रसारित किए गए। उस ऑडियो और वीडियो में वो महिला ये कहते हुए सुनाई दे रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी सम्मिलित है और कोर कमेटी की बैठक होती है। उस कोर कमेटी की बैठक में ना तो प्रभारी और ना सह-प्रभारी को बुलाया जाता है। तो इसका मतलब है बीजेपी असहज है। इन दोनों की छुट्टी होना तो तय है। अब उर्मिला के खुलासे से बीजेपी की खामोशी को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासे उर्मिला सनावर ने किए, उसमें अधिकतर खुलासे बीजेपी नेताओं को लेकर किए गए। यहां तक कि उर्मिला कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी नेताओं को चेताने का काम भी करती रही है कि कभी भी बीजेपी नेता और मंत्रियों की पोल पट्टी वो खोल सकती है। कहीं यही कारण तो नहीं कि बीजेपी इस कदर शांत बैठी हो कि न जाने कब किसकी कुंडली उर्मिला सनावर खोल दे। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने देहरादून के परेड ग्राउंड में भीड़ जुटाई, क्या 2027 में ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी और क्या कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। जीएमवीएन के नवनियुक्त एमडी प्रतीक जैन ने बताया कि भले ही यात्रा शुरू होने के लिए अभी वक्त हो, लेकिन विभाग अभी से ही तैयारी कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह से कोई समस्या पेश न आ सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में जीएमवीएन के 91 गेस्ट हाउस हैं, इनमें से 82 गेस्ट हाउस संचालित हैं, औरों में मरम्मत का काम किया जा रहा है। जल्द ही विभाग पैकेज भी तैयार करेगा। देखिए, चारधाम यात्रा की बात अगर करें तो जीएमवीएन का एक बहुत प्रमुख रोल हमेशा से रहा है और हम देखते हैं कि पूरे चारधाम रूट पे बहुत ही प्राइम स्पॉट्स पे जीएमवीएन के हमारे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउसेज हैं और सभी गेस्ट हाउसेज में यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए अच्छा खासा अकोमोडेशन भी है और सब जानते हैं कि फूड का क्वालिटी भी जीएमवीएन का बहुत रिलायबल और बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का रहता है। तो इस बार भी चारधाम यात्रा में हम लोग कोशिश करेंगे, अभी जो 2 महीने बचे हैं यात्रा से पूर्व, इसमें सभी गेस्ट हाउसेस का मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के हमने एस्टिमेट्स बनवाए हैं। तो 2 महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि थोड़ा बहुत जहाँ पे भी मरम्मत और रिपेयर, छोटे मोटे बेसिक रिपेयर्स का काम जहाँ पे होना है वो इन 2 महीने में करें। अल्मोड़ा पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने दस्तावेजों को जांचा। साथ ही अधिकारियों को पारदर्शिता और समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। कुमाऊं कमिश्नर ने पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और धारा 143 के मामलों का निपटारा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जो यहाँ पे कलेक्टर अल्मोड़ा है उनके कोर्ट का इंस्पेक्शन किया और वहाँ पे जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें तेजी लाने के लिए कहा है, विशेषकर जो मामले 2020 या 21 से चल रहे हैं। उसके बाद जो अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जो रिकॉर्ड रूम है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा इस वजह से है कि इसमें बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो दुर्लभ हैं और दूसरा ये भी है कि ये रिकॉर्ड्स अगर हम इनको अभी से एक तरीके से रेस्टोर नहीं करते और इनको प्रिजर्व नहीं करते तो हो सकता है ये खत्म भी हो जाए। और बहुत से लोग जो इस पर शोध करना चाहते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हैं या ब्रिटिश हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक हैं और कई बार लोग इनफैक्ट इसकी पूछताछ करते हुए यहाँ आते भी हैं। तो उस लिहाज से एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना के हम कल्चर डिपार्टमेंट को लिखेंगे इनको डिजिटाइज करने का। रुड़की स्थित को यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की, जहां उन्होंने 564 छात्र छात्राओं को डिग्री दी और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी हुई ये देखकर कि एजुकेशन के क्षेत्र में लड़कियों ने बाजी मारी है। उन्होंने कहा कि आज हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। वो इस क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ रही है। आज ऐसा लगा युवाओं को देखकर, जिनको भी अवार्ड दिया, उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी
उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो विद्या ज्ञान का जो जड़ है, जो धरोहर है, जो शिक्षा और ज्ञान की जो अंदर में पैशन है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे युवाओं को देखकर आज ऐसा लगा कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, ये अवश्य ही 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज ये भी एम्फसाइज किया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है, या जो भी आपके अंदर स्किल है, तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आपके साथ में उसके साथ में एक चरित्र निर्माण भी। काशीपुर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिन का शिविर लगाया गया। इसमें विभागीय अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर नगर निगम के मेयर दीपक बाली ने बताया कि शिविर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए और इसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जन जन की सरकार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है प्रदेश भर में, उसी के अंतर्गत आज काशीपुर नगर निगम प्रांगण में ये कार्यक्रम कैंप आयोजित किया गया है। अभी जो नगर निगम काशीपुर में कैंप लगाया गया, इसमें अभी तक टोटल 60 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई। अभी कार्यक्रम चल रहा है तो अभी और शिकायतें आएंगी। इसमें समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। एक एक करके समस्याएं सुनी जा रही हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो मौके पे ही उनका समाधान हो जा रहा है, तो उसको हम लोग मौके पे ही निस्तारित कर रहे हैं। मंगलवार को उत्तराखंड बार काउंसिल का मतदान हुआ। ऐसे में प्रदेश के सभी जिला और सिविल न्यायालयों को मतदान केंद्र बनाया गया। उत्तराखंड बार काउंसिल के 25 पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर एसडीएम और तहसीलदारों ने मुख्य मतदान अधिकारी के तौर पर तैनात किया है। और राजधानी देहरादून में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही प्रत्याशी रजिया बेग ने कहा कि देहरादून में करीब 5000 अधिवक्ता अपना वोट डाल रहे हैं और 20 फरवरी को मतदान के नतीजे आएंगे। देखिए, मैं ये अपेक्षा करती हूँ अपने अधिवक्ता बंधुओं से कि ये एक अपेक्स बॉडी का इलेक्शन है। बार काउंसिल पूरे उत्तराखंड की अपेक्स बॉडी होती है। उसको उसके सम्मान, उसमें जो हमारी स्कीम्स चलती हैं वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स के लिए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और मैं तो इस तरह देखती हूँ कि मैं पहले फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ। उस हिसाब से तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें बहुत अच्छे लोगों को जाना चाहिए। बहुत से लोग हमारे ऐसे चले जा रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजें। जो भी हो, हमने 23-25 लोग जाने हैं, तो आप अच्छे लोगों को चुनें। हल्द्वानी शहर में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने यूयूएसटीए पर निर्माण कार्यों को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ललित जोशी ने आरोप लगाया कि शहर में पिछले 2 साल से यहां टूटी सड़कों के साथ ही खस्ताहाल नालों की मरम्मत कर रहा है, बावजूद इसके काम अब तक अधूरा है। और उधर सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में सुधार का आश्वासन दिया है। ओपन बोल रहा हूं, अगर आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया है, शीघ्र ही अगर इस पर बात नहीं होगा, अगला धावा यूएसडीए में होगा कुलदीप सिंह जी के वहाँ, जो उनके जो है सबसे टॉप मोस्ट अफसर है। मेरा निवेदन है उनसे भी, अगर ये मेरी बात को सुन रहे हैं, संभाल लो इनको। तमाशा बना करके रख दिया पूरा। देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कि हमारे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में यूयूएसडीए के द्वारा जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके तहत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में बहुत सारे कार्य गतिमान हैं। और इसमें जो कि मोहल्लों में सड़कें भी बननी हैं, ड्रेनेज का प्लान भी है, तो उसको लेकर काम हो रहे हैं। और कुछ शिकायतें यहाँ पे मिली हैं, जैसे कि कार्य जो है वो एक निर्धारित टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है और उसको स्कैटर्ड वे में सभी जगह खोदा जा रहा है और सभी जगह काम करके उसको फिनिश नहीं किया जा रहा है। रुद्रपुर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर हल्लाबोल किया। नाराज कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर विभाग को घेरा। कर्मचारियों ने बताया कि 6 फरवरी को भी विभाग को आपसी सहमति से ट्रांसफर को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मांग के संबंध में हम आपको अवगत कराएं कि विगत 6 फरवरी से जो हमारा एक सूत्री मांग का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता महोदय को दिया गया था, जिसमें केवल स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण
किए जाने हेतु जो कि प्रमुख अभियंता महोदय के स्तर का ही था, वो उनके द्वारा न किया जाना टाल मटोली की जा रही है, जिसके कारण हमारा पूरा उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारी लामबंद हैं कार्य बहिष्कार में। राजधानी देहरादून के दर्शनलाल चौक पर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके कारण आरबीआई ने बैंक के खातों में होने वाले वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है, जिसका हर्जाना बैंक के करीब 9,000 खाताधारक पर असर पड़ा है। ऐसे में नाराज खाताधारकों ने अर्बन बैंक की शाखा के बाहर धरना दिया। उधर बैंक के बाहर खाताधारकों को देख कर्मचारी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और बैंक अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आज लगभग मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये बैंक शायद 1973 में स्थापित हुआ था और इसमें कोई किसी का खाता 40 साल से है, किसी का 30 सालों से है। इसमें अचानक से 11-12 तारीख को न्यूज़ आती है कि खाते वित्तीय लेन देन पर, हर प्रकार के लेन देन पे रोक लगा दी गई है। तो 2-1 दिन हम सब ने मालूम करा कि क्या है, तब इन्होंने कर्मचारियों ने बताया कि ये 10-15 दिन की रोक है, ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आप घबराइए मत। लेकिन कल जब आरबीआई का सर्कुलर हम सबके हाथ में आया जैसे तैसे कर करके, तो उसमें पता चला कि ये पहले तो कम से कम 6 महीने की रोक लगाई गई है और उसमें आप किसी भी प्रकार का अपना वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। आपका 1 रुपये है तो भी आप 1 रुपये नहीं निकाल सकते, आपका 2 करोड़ रुपये है तो भी आप 1 रुपये नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से सारे ही खाताधारक इस समय बड़े परेशान हैं। हल्द्वानी में स्थित चंदन हॉस्पिटल के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। दरअसल मामला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में इलाज के लिए आई महिला को डिस्चार्ज फाइल में मृत बता दिया। ये देखकर परिवार हक्का बक्का रह गया। वार्ड में जाकर जब उन्होंने अपने मरीज को देखा तो वो जिंदा निकली। अब ये फाइल सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है और उधर एबीवीपी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इससे पहले भी ये अस्पताल विवादों में रहा है। देखिए, आप सबके संज्ञान में ये भी होगा कि पूर्व में यहाँ पर एक महिला थी जिसका निधन हो चुका था, उसके परिवार वालों को यहाँ पर डराने धमकाने काम किया जाता है। जो डराया धमकाया इसलिए जाता है कि उन्होंने पैसे नहीं जमा करे थे और वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा ही उनको एक बंद कमरे में डालकर उनको बताया जाता है कि अच्छा आप हम पैसे नहीं देंगे, आपकी पेशेंट की बॉडी नहीं देंगे, जिसका संज्ञान में हमारे एसएसपी सर लेते हैं और इनके ऊपर एफआईआर भी होती है। उसके बाद भी इनके मामले रुकते नहीं हैं। इसके बाद 2-3 मामले और आए हैं। कल का ही मामला मैं आपको बताता हूँ। एक हेमा देवपा हमारे पहाड़ की महिला है जो 62 वर्षीय है, जो 10 फरवरी को यहाँ एडमिट होती हैं और जो 15 फरवरी को डिस्चार्ज करते हैं, जिनकी फाइल फोटो मेरे पास पड़ी हुई है प्रूफ के सहित। और आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है और जब उसके परिवार वाले उनसे मिलने जाते हैं तो वह जिंदा थी। पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मीडिया में जो भी अभी रील घूम रही है वो एकदम उसमें सच नहीं है। असल में महिला आई थी, आईसीयू में भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी, क्रिटिकल कंडीशन थी महिला की और बचने की संभावना कम थी। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मरीज को घर लेके जाना चाहते हैं। मंगलवार को भी नैनीताल जिला न्यायालय को धमकी भरा मेल मिला और इसमें भी न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये सूचना लोगों में आग की तरफ फैल गई और कोर्ट परिसर में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन ने फौरन इस मामले पर संज्ञान लिया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि कोर्ट परिसर पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान ना देने के लिए कहा है। बता दें कि इससे पहले 16 फरवरी को भी जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और ऐसा ही मेल सरकारी ईमेल पर भी आया था। आज सुबह नैनीताल की माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का ऑफिशियल ईमेल पे आज पुनः एक ईमेल प्राप्त हुई है। इस बार ये ईमेल आईडी दूसरा था और कल की घटना का ही पुनः इन्होंने जिक्र किया और जो है बॉम्ब थ्रेट के तरह जो है एक आईडी और बॉम्ब थ्रेट के ईमेल पुनः प्राप्त हुई। इस बार जो है इस बार भी ये लोग स्पेसिफिक नहीं थे, किसी प्रकार के स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थे, कोई संगठन या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था। संभवतः ही होक्स ईमेल था। तो परंतु हमने आज भी हाई अलर्ट और रेड अलर्ट हमने जारी करा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का ऐलान। 9 से 13 मार्च तक होगा बजट सत्र। गैरसैंण के भराड़ीसैंण जाएगी सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर जीएमवीएन ने शुरू की तैयारी। तीर्थयात्रियों की सहूलियत पर फोकस। जल्द आएगा चारधाम यात्रा का पैकेज। अल्मोड़ा पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। खंगाले दस्तावेज जांचा काम। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
राजधानी देहरादून में हत्या की खबर से फैली सनसनी। फिल्मी स्टाइल में दोस्तों ने साथी को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम।